इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा स्पेस को स्टडी करने में खर्च हो रहा है। दुनिया में किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स पर उतना पैसा खर्च नहीं होता जितना स्पेस में मिशन भेजने पर किया जाता है। इन मिशंस का मेन मकसद हमारी ज़मीन जैसे सितारों को ढूंढना है और उनको स्टडी करके ये पता लगाना है कि वहाँ लाइफ है या नहीं। आज तक हमने कई हजार मिशन स्पेस में भेजे, लेकिन फिर भी हमें कायनात में लाइफ का कोई एक भी सबूत नहीं मिला। लेकिन जब साइंसदान ज़मीन की गहराई में गए तो वहाँ उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब जिंदा चीजें मिली। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि ज़मीन की गहराई में ना ऑक्सीजन है ना कोई एटमॉस्फेयर। वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है जो किसी भी तरह की लाइफ को एक सेकंड में जला कर राख कर देता है, और ना वहाँ पर किसी भी तरह की कोई खुराक है। तो वहाँ पर लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है? साइंसदानों ने वहाँ पर लाइफ को कैसे ढूंढा? आखिर वो चीज है क्या और वो इतने गर्म टेम्परेचर में कैसे जिंदा रह सकती है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 2009 से पहले साइंसदानों को इस बात पर यकीन था कि ज़मीन के नीचे कोई जिंदगी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह के जानदार को जिंदा रहने के लिए खाना नहीं मिल सकता। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ज़मीन की गहराई में चीजें इससे बहुत मुख्तलिफ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ साल पहले साइंसदानों को जापान के साहिल पर 2 किलोमीटर की गहराई में बैक्टीरिया मिले। लेकिन सोचने की बात यह है कि ज़मीन में इतनी दूर तक ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, तो फिर बैक्टीरिया ऑक्सीजन और खुराक के बगैर कैसे जिंदा रह सकते हैं? साइंसदानों ने जब रिसर्च की तो उनको पता चला कि ये बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स को तोड़ सकते हैं और इसी के साथ मीथेन को भी खारिज करते हैं। ये बैक्टीरिया ज़मीन की सरफेस के ऊपर कम ऑक्सीजन वाली जगह में भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि लोग रात के वक्त स्वैम्प्स में विज फ्लैशिंग लाइट को देखते हैं। लेकिन अगर हम ज़मीन के नीचे से मिलने वाले बैक्टीरिया की बात करें तो साउथ अफ्रीका की ज़मीन में भी 4.8 किलोमीटर नीचे बैक्टीरिया मिले थे। ये बैक्टीरिया ज़मीन की मेंटल से निकलने वाली हाइड्रोजन को खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जिस बैक्टीरिया ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए वो ज़मीन की तह में 3.5 किलोमीटर नीचे से मिलने वाले बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरियम प्योर आयरन पर जिंदा रहते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो 121 डिग्री टेम्परेचर में आराम से जिंदा रह सकते हैं। हो सकता है कि ज़मीन की तह में इससे भी गहराई में कोई लाइफ मौजूद हो, जिसको ढूंढने के लिए हमें ज़मीन के बहुत ज्यादा गहरे हिस्सों को स्टडी करना होगा, खास तौर पर ओशियन के नीचे से। लेकिन समुद्र में टन्स की तादाद में पानी ऐसी स्टडी को मुश्किल बना देता है। फिर भी साइंसदान इस आइडिया से पीछे नहीं हटे और वो स्टडी करते रहे, और हाल ही में उनको अपनी मेहनत का फल मिला, यानी कि उनकी रिसर्च कामयाब हो गई। पैसिफिक ओशन के फ्लोर में 2 किलोमीटर गहराई में साइंसदानों को बैक्टीरिया मिले हैं जो क्रूड ऑयल पर जिंदा थे, यानी उनकी खुराक क्रूड ऑयल है। साइंसदानों को नए मिलने वाले बैक्टीरिया से बहुत जबरदस्त पार्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मिला है, जिसको वो इकोलॉजिकल डिजास्टर से बचने के लिए इस्तेमाल करेंगे। साइंसदानों को ये भी पता चल चुका है कि इन बैक्टीरिया की तादाद इतनी ज्यादा कैसे बढ़ती है। ये वो बैक्टीरिया हैं जो समुद्र की सरफेस पर फैलने वाले ऑयल को साफ करने में हमारी मदद करेंगे। इन बैक्टीरिया की खुराक तो समझ में आती है जो हमें 2 किलोमीटर की गहराई में मिले, लेकिन अब बात करते हैं 3 किलोमीटर की गहराई में मिलने वाले बैक्टीरिया की, जिनकी खुराक के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इनकी खुराक बहुत ज्यादा अजीबोगरीब थी। ये बैक्टीरिया ज़मीन की उस गहराई में थे यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पर लाइफ के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। उस जगह पर ये बैक्टीरिया सल्फर और आर्सेनिक को खुराक बनाकर इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज्यादा हैरानकुन बात थी। इसके अलावा साइंसदान एक लंबे अरसे से क्रियोबेरा केव में मल्टी सेलुलर जानदारों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये केव दुनिया में दूसरा गहरा केव है। ये अबखाजिया में वाक़या है, लेकिन बड़े जानदारों को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। साइंसदानों ने इसके लिए बहुत कोशिश की है। इस तस्वीर को देखें, ये एक बैक्टीरिया की तस्वीर है जो हमें उस गहरी केव में मिला। इसकी आंखें नहीं होती और इसके जिस्म पर काले रंग के निशानात होते हैं। ये खसूसियत गहरी केव में रहने वाले क्रिएचर्स में बहुत कम पाई जाती हैं। ये फंगल स्पोर्स पर पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फाइन पिलो चीज की मदद से साइंसदानों ने बहुत सी नई मल्टी सेलुलर जानदारों की स्पीसीज को ढूंढा है। बाज़ औक़ात नई डिस्कवरीज करने के लिए बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ता।
मैक्सिको में मौजूद केव ऑफ द क्रिस्टल्स साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसमें बहुत बड़े बड़े सेलेनाइट क्रिस्टल्स मौजूद हैं। जब इस मिनरल कैविटीज को यहाँ से ले जाकर माइक्रोस्कोप में स्टडी किया गया तो हमें ये पता चला कि इसके अंदर बहुत पुराने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो अरबों सालों से यहाँ पर मौजूद हैं। इन कैविटीज में से एक में साइंसदानों को एक और प्रेडेटर मिला जिसको पहले किसी ने नहीं देखा था, लेकिन अभी उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता क्योंकि साइंसदान कुछ सालों में इस पर होने वाली रिसर्च को पब्लिश करेंगे। इसके अलावा जमीन के नीचे और बहुत से प्रेडेटर्स मिले हैं जिनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका साइज 4 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसी जगह यहाँ पर इंसान ना पहुँच सकते हो? उन जगह पर मॉन्स्टर्स मौजूद हो सकते हैं। समुद्र के नीचे जमीन में टेम्परेचर ज्यादा जल्दी गर्म नहीं होता। यहाँ पर जमीन के सबसे आखिरी बाउंड्री बायोस्फीयर 7 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई है, यानी हमें 7 किलोमीटर की गहराई तक लाइफ मिल सकती है। इजराइल साइंसदानों ने अभी सबसे ज्यादा कामयाब बायोलॉजिकल स्पीसीज की एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट को बनाकर उन्होंने सारे लिविंग बीइंग्स के मास को कैलकुलेट किया है, जिसका रिजल्ट प्योर कार्बन के बराबर था, जिससे उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि 4 से 5 जानदार जो जमीन पर मौजूद हैं ये सब बैक्टीरिया हैं और उनमें से 80% जमीन के नीचे रहते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सी सिविलाइजेशन और मेगा सिटीज हमारे पैरों के नीचे हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर एक और होश उड़ा देने वाली डिस्कवरी हुई है। अमेरिका के साइंसदानों को इस बात का यकीन है कि जो बैक्टीरिया जमीन के नीचे 5 किलोमीटर की गहराई में रहते हैं वह बैक्टीरिया जमीन की मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। उनमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो मैग्नेटाइट पेस्ट है। यही वजह है कि हमारी जमीन के पोल्स अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अगर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बदल सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये जमीन की तह से उठें और जमीन की सतह को फाड़ दें। लेकिन अगर हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हुई तो, और ऐसा हो कि जमीन पर मौजूद डीपेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हम इंसानों ही की हो, और ये भी हो सकता है कि जमीन के नीचे बहुत ही शानदार दुनिया आबाद हो। वैसे देखा जाए अभी जो बैक्टीरिया साइंसदानों ने ढूंढे हैं ये भी एक कमाल की दुनिया है जिसके बारे में हमें पहले नहीं पता था। हम पहले यही सोचते थे कि जिंदगी सिर्फ जमीन की सतह के ऊपर मौजूद है, लेकिन जमीन के नीचे भी जिंदगी मौजूद है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं, साइबेरिया के ऊपर से बहुत सारे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर गुजरते हैं। किसी को भी साइबेरिया के जमीन में कुछ अजीब दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक दिन हेलीकॉप्टर में बैठे पायलट को कुछ अजीब दिखाई दिया। पहले तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो करीब गया तो उसे यहाँ एक सुराख दिखाई दिया जिसकी गहराई एक बिल्डिंग के बराबर थी। उस पायलट ने इस जगह की बहुत सारी तस्वीरें खींची और इंटरनेट पर अपलोड कर दी। ये तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गईं, जिसके बाद इस हॉल पर दुनिया भर के साइंसदानों का रश लग गया। एक रात पहले जो जमीन बिल्कुल फ्लैट थी, एक रात के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल कैसे बन गया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिस एरिया में ये हॉल दिखाई दिया उसे यमल पेंसुला कहते हैं। अगर देखा जाए तो इस हॉल से पहले भी कई बार सिंक होल्स बने हैं। कई सुराख तो किसी शहर के बीचों बीच भी बने दिखाई दिए हैं। ये सिंक होल्स ज्यादातर पानी के बहाव की वजह से बनते हैं, क्योंकि जब पानी जमीन के अंदर जाता है तो आसपास की जगह को कमजोर कर देता है, जिससे ऊपर वाली जगह नीचे धंस जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा होल बन जाता है। मट्टी नीचे गिरने की वजह से उस होल के किनारे बिल्कुल फ्लैट होते हैं, लेकिन यमल में बनने वाले होल के किनारे उभरे हुए थे। साथ ही इसका मलबा दूर दूर तक फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी मट्टी अंदर से बाहर आई हो, जिससे साइंसदानों को लगा कि ये होल बिल्कुल भी सिंक होल जैसा नहीं लग रहा। ये मलबा 200 मीटर से लेकर 900 मीटर के रेडियस तक फैला हुआ था। इस तरह के होल चांद पर और कई दूसरे सितारों पर भी देखे गए हैं, जिनके किनारे उभरे हुए होते हैं। असल में जब कोई एस्टेरॉयड चांद या दूसरी जगह पर गिरता है तो वहाँ ऐसे होल बनते हैं, लेकिन जब इस होल को अंदर से देखा गया तो वहाँ उनको किसी भी एस्टेरॉयड के गिरने का सबूत नहीं मिला। इस होल को अच्छे से देखने के बाद साइंसदानों ने कहा ऐसा सिर्फ एक कुदरती धमाके की वजह से ही हो सकता है। आखिर फ्लैट जमीन के अंदर ये धमाका कैसे हुआ जिससे ये होल बन गया? इस बात को जानने के लिए वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट किया गया। जब इन सैंपल्स को लैब में टेस्ट किया गया तो इसमें मीथेन गैस पाई गई। इस गैस को हम खाना पकाने के लिए अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं।
ये एक कुदरती गैस होती है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। अगर इसकी मकदार बहुत ज्यादा हो तो हवा के साथ मिलने पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब साइंसदान को लग रहा था कि हो सकता है ये सुराख जमीन से निकलने वाली गैस की वजह से बना हो। अभी साइंसदान इस होल को स्टडी कर ही रहे थे कि यमन पेनिनसुला में 8 मजीद सिंक होल मिल गए। ये होल सेम वैसे बने थे जैसे यहाँ कोई धमाका हुआ हो। अब साइंसदानों ने इस जगह को सैटेलाइट से देखने का फैसला किया। 2014 में जब सैटेलाइट की मदद से इस जगह को देखा गया तो साइंसदान खौफजदा हो गए। उन्होंने देखा कि इस जगह पर एक के बाद एक सिंक होल बनते जा रहे थे। आखिर एक ही जगह पर इतने सारे होल क्यों बनते जा रहे थे? इससे भी ज्यादा खौफजदा कर देने वाली चीज ये थी कि इन होल्स का कनेक्शन क्लाइमेट चेंज के साथ था। 2014 में यहाँ पहला सिंक होल बना था और अगले ही साल यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया और बाकी सारे सिंक होल्स भी इसी टेम्परेचर के दौरान बने थे। 19वीं सदी से लेकर आज तक पूरी दुनिया का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री तक बढ़ा है, लेकिन इस एरिया में टेम्परेचर बढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा है। अब साइंसदान ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इन सिंक होल्स का क्लाइमेट चेंज के साथ क्या ताल्लुक है। 1 बाय 1 होल बनने का मतलब ये तो नहीं है कि हमारी जमीन किसी बहुत बड़े खतरे में है। एक तरफ इन सभी होल्स को स्टडी किया जा रहा था तो दूसरी तरफ अलास्का की नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के करीब एक लेक ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस लेक का नाम इजी लेक है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस लेक में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। इस लेक से बबल निकल रहे थे जैसे इसमें पानी बॉयल हो रहा है। जब इन बबल्स के सैंपल्स को टेस्ट किया गया तो पता चला ये भी मीथेन गैस के बबल्स हैं। जिस एरिया में सिंक होल बन रहे थे वहाँ मीथेन गैस का जमीन से बाहर निकलना एक आम बात है, लेकिन उस जगह से इतनी दूर इस लेक से 10 टन मीथेन गैस निकल रही थी। साइंसदानों ने इस लेक के अंदर जाकर ये देखने की कोशिश की कि आखिर इतनी गैस कहां से और कैसे निकल रही है। इस लेक की गहराई 3 फीट है, लेकिन जिस जगह से बबल निकल रहे थे वो जगह बहुत ज्यादा गहरी थी। यहाँ साइंसदानों का जाना नामुमकिन था, इसीलिए इस जगह को सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन करने का फैसला किया गया। इस जगह का जब 3D मैप बनाया गया तो सबके होश उड़ गए। 3D मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ से बबल निकल रहे हैं। वहाँ लेक की गहराई 50 फीट थी। एक तरफ यमन में सिंक होल के बनने की वजह भी मीथेन गैस बताई जा रही थी, दूसरी तरफ इजी लेक में बहुत ज्यादा मिकदार में मीथेन गैस लीक हो रही थी। ये दोनों जगह आर्कटिक सर्कल में ही आती हैं। इसके अलावा ये दोनों प्लेसेस जमीन की ऐसी किस्म के ऊपर मौजूद हैं जिसको परमाफ्रोस्ट कहा जाता है। परमाफ्रोस्ट उस किस्म की जमीन को कहते हैं जो अंदर से पूरी तरह से जमी हुई हो। इस जमीन पर रशिया, कनाडा और अलास्का के एरियाज भी आते हैं। न्यू स्टडी से पता चला है कि जमीन के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से परमाफ्रोस्ट ने पिघलना शुरू कर दिया है। इस जगह के मेल्ट होने का सबूत इजी लेक से 600 किलोमीटर दूर अलास्का में फॉक्स टाउन के करीब जंगलात में छुपा हुआ है। ये जंगल भी परमाफ्रोस्ट के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने नोटिस किया है कि जंगल के दरख्त एक साइड से झुक गए हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे इन दरख्तों की जड़ें कमजोर हो गई हैं। जब साइंसदानों ने मजीद इस जगह को देखा तो उन्हें पता चला कि यहाँ की जमीन भी बहुत ज्यादा धंसी हुई है और एक अजीब सा सुराख जमीन के अंदर बन चुका है। इस सुराख के अंदर पानी गिरने की आवाज लगातार सुनाई देती है, जबकि इस जगह के आसपास ना कोई पानी का चश्मा है और ना कोई लेक। ये सब कुछ 2018 के बाद से शुरू हुआ, लेकिन सवाल ये आता है कि परमाफ्रोस्ट के पिघलने का मीथेन गैस और सिंक होल से क्या ताल्लुक है। इस चीज को समझने के लिए फेयरबैंक्स अलास्का में परमाफ्रोस्ट के अंदर ही एक टनल खोदी गई। इस टनल में जमी हुई जमीन के साथ साथ कदीम दौर के ढांचे भी जमे हुए हैं, जिसमें मैमोथ, बिसन और हजारों साल पुरानी घास भी जमी हुई है। इससे ये जाहिर होता है कि परमाफ्रोस्ट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद है। असल में सभी ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कार्बन मौजूद होता है। जब एक पौधा उगता है तो वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है और जब ये मर जाता है तो इनसे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लेकिन आर्कटिक सर्कल में फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इसलिए हजारों सालों से बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर परमाफ्रोस्ट के अंदर मौजूद हैं, यानी इनकी बॉडी अभी डिकम्पोज नहीं हुई और इनके अंदर अभी भी कार्बन मौजूद है।
साइंसदानों का कहना है आर्कटिक सर्कल में जितना कार्बन मौजूद है इतना पूरी दुनिया के एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर यानी फोसिल्स भी डिकम्पोस्ट हो रहे हैं और बैक्टीरिया इनके कार्बन को अपनी एनर्जी के लिए खाते हैं और फिर बदले में मीथेन गैस को खारिज करते हैं। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की वजह से जमीन भी नरम हो रही है जिसकी वजह से इसके अंदर फंसी गैस ऊपर तक आसानी से आ जाती है और जब वो हवा के कांटेक्ट में आती है तो एक ब्लास्ट होता है और ये सिंक होल इसी गैस की वजह से बनते हैं और यहाँ इन सिंक होल की तादाद बढ़ती जा रही है जिनको रोकने के लिए साइंसदानों के पास कोई हल नहीं है। जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन स्टार्स की हकीकत जानने की कोशिश की है? आसमान में इतने स्टार्स हैं कि मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है जो रात को आसमान में बिल्कुल साफ दिखाई देता है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब आप मगरिब के बाद या मई के आखिर पर मगरिब वाली साइड पर आसमान की तरफ देखोगे तो एक स्टार आपको बहुत ज्यादा रोशन दिखाई देगा। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान का सबसे रोशन स्टार है और ये बहुत ज्यादा बड़ा है जो चांद के सामने दिखाई देता है। असल में ये कोई स्टार नहीं है बल्कि एक सियारा है जिसे जहन्मी सियारा भी कहते हैं। इसका नाम वीनस है जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा और जमीन का करीबी सियारा है। साइंसदानों की एक तहकीक के मुताबिक करोड़ों साल पहले इस सियारे पर समुंदर और जंगलात मौजूद थे और इसके पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी जो सूरज से आने वाली सोलर वीनस को वीनस तक आने नहीं देती थी। लेकिन कुछ साइंसदानों के मुताबिक वीनस का एक चांद था जो इससे टकरा गया जिससे वीनस की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। सोलर विंड सीधी जमीन तक आने लगी जिससे वीनस का पानी भाप बनकर उड़ गया और अब वहां लावे का समुंदर और तेजाब की बारिश होती है जिससे वीनस बहुत ज्यादा खौफनाक सियारा बन जाता है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सियारा है। इसका टेम्परेचर 464 डिग्री है। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों है? आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि ये सियारा सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है। असल में हैबिटेबल जोन के 3 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक मिड पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट। वीनस हैबिटेबल जोन के स्टार्टिंग पॉइंट पर मौजूद है, जमीन मिड पॉइंट पर मौजूद है और मार्स सूरज के हैबिटेबल जोन के आखिरी पॉइंट पर मौजूद है। लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सियारों से बहुत ज्यादा है। असल में इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है। ये इतना ज्यादा डेंस है कि इसके अंदर हला से या जमीन से देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ बहुत ज्यादा गहराई में घने बादल मौजूद हैं जिन्होंने वीनस की सरफेस को पूरी तरह से ढका हुआ है। इसीलिए नासा ने इसकी सरफेस के बारे में जानने के लिए रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसका एक 3D मैप बनाया और ये वो वक्त था जब इंसान पहली बार घने बादलों के नीचे वीनस की सरफेस को देख रहा था, जिससे पता चला कि यहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं है। यहाँ चारों तरफ वोल्केनोस मौजूद थे जिनसे लावा निकल रहा था और यहाँ पर अर्थक्वेक्स भी बहुत ज्यादा आते हैं जिसकी वजह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ जिससे वीनस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। इसी इफेक्ट की वजह से सूरज की गर्मी वीनस के अंदर तो आती है लेकिन इसे बाहर नहीं जा पाती और ये अमल कई करोड़ों सालों से हो रहा है जिसकी वजह से वीनस के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी जमा हो चुकी है कि इसका टेम्परेचर 464 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे ये सियारा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सियारा बन जाता है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अगर आप वहां जाकर रहोगे तो आप जल जाओगे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस सियारे पर सूरज मगरिब से निकलता है। असल में हमारे सोलर सिस्टम में सभी सियारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं जिसकी वजह से सभी सियारों पर सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में ग्रुप होता है, लेकिन वीनस उल्टी डायरेक्शन में घूमता है जिसकी वजह से साइंसदानों के मुताबिक यहाँ सूरज मगरिब से निकलता है। यहाँ पर एक पहाड़ मौजूद है जिसका साइज माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा है। यहाँ हर तरफ लावे की नदियां बहती हैं और तेज बारिश होती है जिसकी वजह से इसे जहन्मी सियारे का नाम दिया गया है जिसको आसमान में देखा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं अफ्रीका में होने वाली दरियाफ्त की। अफ्रीका के इलाके कैप टाउन में साइंसदानों को यहाँ एक केव मिली। इस केव में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि किसी दौर में यहाँ लोग रहते थे।
इस केव के अंदर बहुत छोटे छोटे औजार मिले जिनको पत्थरों से बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ शुतुरमुर्ग का खोल भी मिला जिसको पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब इन चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तो उनके होश उड़ गए क्योंकि ये चीजें 1 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी थी। साइंसदान शुतुरमुर्ग के खोल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि इतने सालों बाद भी ये खोल सही हालत में कैसे है। आखिर उस वक्त लोगों ने इस खोल के साथ ऐसी कौन सी चीज लगाई जिससे ये खोल आज भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। इस चीज के बारे में साइंसदानों ने जानने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं जान पाए। इसके बाद बात करते हैं एंशिएंट टेक्नोलॉजी की। इस टेक्नोलॉजी को आयरन हैंड का नाम दिया गया। इसमें एक पुली के अंदर से रस्सी गुजार कर एक हुक के जरिए चीजों को उठाया जाता था। जब साइंसदानों ने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक दरख्त को जमीन से उखाड़ने की कोशिश की तो वो दरख्त बहुत आसानी से बगैर ज्यादा फोर्स लगाए जमीन से उखड़ गया। इसके अलावा भारी से भारी चीज को उस पुली की मदद से बगैर जोर लगाए आसानी से उठाया जा सकता है। इस हुक से हजारों साल पहले लोग कश्तियों को उठाते थे। इसे समुद्र वाली साइड पर एक दीवार के साथ लगाया जाता था। जब किसी दुश्मन का शिप दीवार के पास आता तो कुछ लोग इस टूल की मदद से दुश्मन की कश्ती को आसानी से उठा लेते थे। ये वाकई में कमाल की एंशिएंट टेक्नोलॉजी है। इसके बाद 1970 में कुछ लोग साइबेरिया की एक माइंस के अंदर 70 मीटर की गहराई में खोद रहे थे तो अचानक उनको मार्बल से बना ताबूत दिखाई दिया जो जमीन के अंदर पूरी तरह से धंसा हुआ था। ये ताबूत इतना ज्यादा वजनी था कि इसे बाहर निकालने में उन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग चुका था। बाहर निकालने के बाद जब उस ताबूत को खोला गया तो उसमें से एक जवान लड़की की बॉडी मिली। ये बॉडी बहुत ज्यादा ताज़ा लग रही थी। साइंसदान के मुताबिक लग ही नहीं रहा था ये जमीन में दफन थी। लेकिन ताबूत में एक ऐसी चीज भी थी जिसने सबको हैरान कर दिया। ताबूत के अंदर पिंक कलर का पानी मौजूद था और लड़की की बॉडी इस पानी में डूबी हुई थी। जैसे ही बॉडी को ताबूत के अंदर से बाहर निकाला गया तो बॉडी फौरन सड़ने लगी। साइंटिस्ट ने लैब में उस पानी को स्टडी किया और उनको पता चला कि इसी पानी की वजह से उस लड़की की बॉडी खराब नहीं हुई थी। यानी उस पानी में ऐसी चीजों को शामिल किया गया था जिससे बॉडी गल ना सके। उस पानी का असल फॉर्मूला चेंज हो चुका है जिसे जान पाना नामुमकिन है। इसके बाद बात करते हैं एक बहुत बड़ी आंख की। साइंसदानों को कोस्टारिका में एक गोल्ड शेप का स्टोन मिला जो बिल्कुल इंसानी आई बॉल की तरह दिखाई दे रहा था। इसका ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक था और नीचे वाला हिस्सा व्हाइट था जो सेम टू सेम आंख की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी बहुत बड़े इंसान की आंख हो। ऐसे गोल्ड शेप के पत्थर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं जो कुदरती तौर पर बनते हैं। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ये पत्थर कुदरती तौर पर नहीं बने बल्कि इनको इंसानों ने हजारों साल पहले बनाया था। साइंसदान सोच में पड़ के कि हजारों साल पहले लोगों ने एक पत्थर को गोल्ड शेप में इतनी सफाई से कैसे काटा। ऐसे कई पत्थर कोस्टारिका के जंगलों में पड़े हैं। आखिर इनको क्यों बनाया गया? इनको कोस्टारिका की स्टोन बॉल्स का नाम दिया गया है। जब इन पत्थरों को अच्छे से स्टडी किया गया तो साइंसदानों ने कहा कि हो सकता है इन पत्थरों को माया सिविलाइजेशन ने बनाया हो। लेकिन साइंसदान को अभी तक नहीं पता चल सका कि उन्होंने इतनी सफाई से एक पत्थर को बिल्कुल गोल्ड शेप में कैसे काटा। इस पत्थर की गोल्ड शेप 96% तक परफेक्ट है और इतनी परफेक्ट शेप में एक मशीन से भी पत्थर को नहीं काटा जा सकता। तो उस वक्त के लोगों ने इतनी सफाई से इस पत्थर को कैसे काटा? कुछ लोगों का कहना है कि इन स्टोन्स को एलियंस ने काटा है। ये पत्थर बहुत ज्यादा भारी हैं और इनका वजन 25 टन के बराबर है और इन्हें उठाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे यहाँ से 15 पत्थर मिले हैं। ये पत्थर साइंसदानों के लिए मिस्ट्री बने हुए हैं कि आखिर इन पत्थरों को कैसे और क्यों बनाया गया। इसके बाद सऊदीया में होने वाली डिस्कवरीज की बात करते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। 2004 में सऊदीया के एक इलाके में ऑयल की तलाश के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान खुदाई करने वाले को जमीन के अंदर एक इंसानी ढांचा नजर आया। ये ढांचा साइज में एक बड़ी बिल्डिंग के बराबर था। इस ढांचे को देखने वाला वहां मौजूद हर शख्स खौफजदा हो गया। इस न्यूज के वायरल होने के बाद जब सऊदी गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरन इस जगह को सील करवा दिया, जिसके बाद यहाँ हर तरह की रिसर्च और वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी लग गई। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा ढांचा किसका था? सऊदी गवर्नमेंट का कहना है कि ये ढांचा कौम आद में से किसी का है और आपको पता है कि इस कौम का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि इसने आज तक इससे बड़े
कद के लोग नहीं बनाए थे जितने कद कौमे आद के बनाए थे। इन लोगों के कद आज के इंसानों से बहुत ज्यादा बड़े थे। इसके अलावा अल्लाह ने इन लोगों को बहुत ज्यादा ताकत भी दी थी, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा ना किया बल्कि शिर्क और तकब्बुर करने लग पड़े। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन्हें हिदायत देने के लिए भेजा था, लेकिन इन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात नहीं सुनी और फिर इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और ये कौम बर्बाद हो गई। और जैसे कि मैंने बताया कि सऊदीया में मिलने वाला ये ढांचा कौम आद का था और ये जगह इस्लामिक तारीख से रिलेटेड थी, इसलिए इस जगह को सील कर दिया गया। लेकिन फिर भी इस ढांचे की कुछ तस्वीरें खींची गई जो आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।